once again welcome to our YouTube चैनल जिसका नाम है बिहार वर्ड इंग्लिश मीडियम। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और सेकेंडली, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 नेशनलिज्म और यूरोप को पढ़ा दिया है, पूरी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। ऑब्जेक्टिव भी मोस्ट वांटेड करा दिया है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आई थिंक 30 to 50 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना, एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। और आज कुछ मोस्ट वांटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव की बात की जा रही है, तो ये तो स्पेशल वीडियो है ही, ताकि जो चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव है वो तो आपको थोड़ा आप माइंड में रखें। और लास्ट में हम एक मिक्स वीडियो, मतलब मिक्स चैप्टर वीडियो आएगा, जिस तरीके से होता है ना सोशल साइंस के सारे ये क्या बोलते हैं टाइप्स के, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सारे क्वेश्चन उस एक वीडियो में रहेंगे। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के अलग क्वेश्चन, तो वो लास्ट में आपको मिलेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के अलग वीडियो बनाते हैं और जियोग्राफी के अलग और सिविक्स के अलग, पॉलिटिकल साइंस के अलग, इस तरीके से बना रहे हैं। तो आज सब्जेक्टिव हिस्ट्री का हम लोग कुछ मोस्ट वांटेड करने वाले हैं, और ये सब्जेक्टिव हैंड रिटन है, ठीक है। कोई कंप्यूटर से नहीं किया गया है, हमारे खुद मेरी खुद की राइटिंग है। तो कहीं अगर समझ में नहीं आए कोई भी वर्ड तो तुम बता देना, और इसकी पीडीएफ तुम्हें मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, ताकि जो नोट्स और पीडीएफ है ना वहीं पर मिलेंगे। ओके। और सेकेंडली एक और बात तो मुझे बताना था, 1 सेकेंड। सेकेंडली मुझे एक और बात बताना था, जो डैट ये था कि आप लोगों को हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का नोट चाहिए होगा ना, तो उसको बता देना। मैं नोट्स ना उसके लिए थोड़ा रेडी कर रही हूँ, उसको हैंड रिटन या कंप्यूटर, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा उस नोट्स के लिए। तो अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे ना, तो नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और एक बार मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगी कि डैट कि नोट्स रेडी हो चुके हैं, आप नोट जाके रिवीजन नोट्स तैयार हो चुके हैं, आप रिवीजन नोट ले लेना। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार दिखाओ, मोहब्बत दिखाओ, और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, चलो, विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर ले। तो मेरा ये मकसद है कि आप ये जो क्वेश्चंस मैं दिखाने वाली हूँ, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 10-12 होंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा देख लो, पढ़ लो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एससीईआरटी के बेस में भी है, और कुछ अलग से जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है, ये मतलब ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जो कि एससीईआरटी में भी मिलेगा और जो कि पहला टॉपिक में भी आपको मिल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म क्या है। और इसके अगर मार्क्स की बात करें तो 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। मैंने तो बेसिकली बहुत छोटा सा आंसर लिखा है, तुम चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बेसिकली इतना लिखा है कि नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, जिसके ऊपर जो किस पर निर्भर करता है, लॉयल्टी और डिवोशन, एलिगेशन, जो कि एक अपने नेशन, अपने खुद की कंट्री पे किस तरीके से, हमारे खुद की कंट्री पे हमारा लॉयल्टी और डिवोशन किस तरीके से है, उसको नेशनलिज्म कहते हैं। एक ऐसी फीलिंग होती है नेशनलिज्म, एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो एक हमें ना अपने कंट्री, अपने देश के प्रति होना चाहिए, उसको नेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसको अगर तुम्हें बढ़ाकर लिखना होगा तो थोड़ा लिख सकते हो, थोड़ी सा लिखना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 2 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पर मतलब नेशनलिज्म ख़त्म होता है, समझो। और सेकेंड क्वेश्चन आता है, हु हैज़ मैजनी। मैजनी कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ कि इसको 2 मार्क्स में लिखना, ठीक है, 2 मार्क्स में ही आता है ये क्वेश्चन। मैं थोड़ा बताते जाऊँ। तो मैजनी कौन थे, तो मैजनी एक इटालियन कमांडर थे, जो कि एक कमांडर के साथ साथ एक डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के सपोर्टर भी थे। क्लियर? डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के एक सपोर्टर थे, एक ऐसे लिटरेरी पर्सन है, ठीक है। और इन्होंने 2 संगठन को बनाया है, 2 ऑर्गेनाइजेशन, 2 संगठन को बनाया है। सबसे पहला नाम क्या था, यंग इटली, जो कि 1831 में इन्होंने बनाया था। देन आता है यंग यूरोप 1834 में, जो कि इसका कब बनाया गया था, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के समय, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए बनाया गया था, ठीक है। और 2 बनाए थे जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम, पहला ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, यंग इटली, इसको याद रखना, कब बनाए थे, 1831 में। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हमारे पास यंग यूरोप 1834। क्लियर? यहाँ पर देख लो,
कुछ मैं पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। कहीं समझ में नहीं आए तो बता देना। मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि समझ में आ जाएगी राइटिंग, तो देख लो। मेदनी वॉज एन इटालियन कमांडर एज वेल एज अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड अ लिटरेरी पर्सन विच क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। दो संगठन बनाया। कौन, क्या नाम था? यंग इटली इन 1831 एंड यंग यूरोप इन 1834 फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्लियर? क्लियर, समझ में आया ना? मैं होप करती हूँ कि तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड की तरफ जाए तो यहाँ देखो, क्वेश्चन थर्ड, ये क्वेश्चन मिस यूज हो गया, ठीक है। पेजेस आई थिंक गैप होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। कि जो रोल है ऑस्ट्रेलिया का इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन में क्या था। तो इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऐसा रोल था, एक मोटिवेशन इंस्पायर के रूप में कुछ लोगों के लिए वर्क कर रहा था, जो कि जर्मन क्रिएशन में भी और इटालियन के भी स्टेट में काम कर रहा था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। देन आगे हम लोग बात करते हैं, हाउ वाज नेपोलियन बोनापार्ट हेल्पफुल इन एस्केलेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो किस तरीके से हेल्पफुल हुए एस्केलेशन करने के नेशनलिज्म के यूरोप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हो। फ्रांस एम्पायर नेपोलियन बोनापार्ट इंक्रीज नेशनलिस्ट टेंडेंसी बोथ एट होम एंड एब्रॉड। In France, unified the law with the 1804 Napoleonic Code and boosted moral through military victories। तो फ्रांस एम्पायर जो थे नेपोलियन बोनापार्ट, उनके जो नेशनलिस्ट टेंडेंसी थी वो घर मतलब होम और एब्रॉड दोनों में वो इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से उनके पास जो लॉ था, यूनिफाइड लॉ 1804 में नेपोलियन कोड के अनुसार, उन्होंने उसके थ्रू सारे मिलिट्री व्यक्तियों के मोरल रूप में बोस्ट किया, ठीक है। क्लियर? देन आता है कि क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिस्कस द वर्क ऑफ गैरीबाल्दी। जो गैरीबाल्दी का काम है उसके बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले तो गैरीबाल्दी अपने प्रोफेशन से क्या थे? एक सेलर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है बट मुझे लिखना चाहिए ऐसा लगता है मुझे, लेकिन यहाँ पर तो पूछा नहीं कि क्या था, तो फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में पूछता है कि एक गैरीबाल्दी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्दी पेशे से नाविक थे, सेलर थे, ठीक है, प्रोफेशन से एक सेलर थे। क्लियर? और यहाँ बस इतना पूछा गया कि आप गैरीबाल्दी के काम को डिस्कस कीजिए, बताइए क्या काम था। तो उतना ही बताएंगे जितना पूछा जा रहा है। अपना अभी माथा गर्म करने की क्या ज़रूरत है और दूसरे को भी क्या ही ज़रूरत है। बट इतना तुम रखना कि लॉन्ग आंसर को कभी तुम याद मत करना, लॉन्ग आंसर को समझना, देन हो जाएगा सब कुछ। टेंशन नहीं लेना, तुम्हारी दीदी है यहाँ पर, ठीक है। ऑलवेज आई एम हियर, ठीक है। मुझे तुम सपोर्ट करना एंड आई विल तो ऑलवेज सपोर्ट यू। तो जो आंसर है तो वो बात करते हैं कुछ इस तरीके से, जो गैरीबाल्दी फाउट फॉर इटालियन यूनिटी एंड ऑलमोस्ट सिंगल हैंडलेड यूनाइटेड नॉर्दर्न एंड साउदर्न इटली। He had a voluntary army of guerrilla soldiers to capture Lambodia for Piedmont and later conclude Slices and Naples, giving southern Italy to King Victor Emmanuel II of Piedmont, who established the Kingdom of Italy। तो इटली की बात यहाँ पे, गैरीबाल्डी जो है इटालियन यूनिटी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, लड़ते हैं, और एक हर उस सिंगल हैंडलेड के लिए लड़ते हैं जो एक नॉर्दर्न और साउदर्न इटली को जोड़ के रख सकता है, ठीक है। तो उनका जो लीड उनके साथ जो था वॉलंटरी आर्मी था ग्रेली सोल्डर्स के साथ, इन्होंने कैप्चर किया था लैम्बोडिया के पीडमोंट के लिए, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और देन जो विक्टर इमाम्यूल है जो कि इटली और नेपलिस के साउदर्न इटली के किंग थे, विक्टर इमाम्यूल सेकंड, उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया? तो वो किंगडम ऑफ इटली को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग, व्हाट वर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द जर्मनी के ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, द फॉलोइंग वर द ऑब्स्टिकल्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी विच आर आल्सो फॉलो। तो जो जर्मनी का ऑप्टिकल है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं, ये कंपल्सरी, इसको इम्पोर्टेंट में डालो, ठीक है। इम्पोर्टेंट में डालो, ठीक है, इम्पोर्टेंट में। क्लियर हुआ? इसको इम्पोर्टेंट में डालो, ये क्वेश्चन पूछता ही हर साल है। अगर किसी भी टीचर से तुम पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन वो बोलेगा, मतलब अगर तुम पूछोगे कि सर गेस क्वेश्चन कराइए या गेस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए, तो ये क्वेश्चन कंपल्सरी बताएगा। मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है, जब से मैंने देखा है पीवाईक्यूज वगैरह और 11 ईयर्स का पीवाईक्यू, तो ये क्वेश्चन कंपल्सरी रहता ही है 1 साल के गैप में, ठीक है। तो इसको तुम देख लेना। तो बात करते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे यूनिफिकेशन के ऊपर, तो आइए देखते हैं। तो इट वॉज डिवाइडेड इंटू अबाउट 300 स्मॉल एंड बिग स्टेट।
ये कितने 300 छोटे और बड़े स्टेट में, कुछ बड़े स्टेट में इसको डिवाइड किया गया, बांट दिया गया। और इसके अंदर किस चीज़ की कमी थी, तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जो हमारे देश के प्रति नेशनलिज्म की फीलिंग होती है वो बहुत कम थी, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। एक्सट्रीम रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ मेटर्निक, मेटर्निक का जो रिएक्शनरी पॉलिसी था उसके लिए भी एक्सट्रीम किया गया। पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस डिफरेंसेस प्रिवलिंग इन दिस स्टेज, और ये स्टेज में जो पॉलिटिकल या सोशल, सामाजिक या उसको बोलते हैं धार्मिक, धार्मिक तीनों का हम बात हो रहे थे, तो धार्मिक ये तीनों अलग अलग एक प्रिविलेज रहते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो व्हाट इज मेटर्निक इरा, मेटर्निक इरा क्या है, ठीक है। तो द पीरियड बिटवीन 18 से 15, 1815 टू 1848 इज कंसीडर्ड टू बी मेटर्निक इरा। तो मेटर्निक एज या मेटर्निक इरा बात करते हैं तो 1815 से लेकर 1848 के बीच में जो पीरियड चल रहा था उसको हम लोग मेटर्निक इरा कहते हैं। इस ड्यूरिंग दिस रिजाइन, देखो यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर आई मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पर देखो, ओके ये है स्पेलिंग, गड़बड़ मत करना, ठीक है। ये पीडीएफ तुमको मैं बाय द वे दोबारा बता दूँ, इसको टेलीग्राम पे मैं अपलोड करूँगी, मतलब डालूँगी। और टेलीग्राम का लिंक मैंने एक टेलीग्राम बनाया था जिसमें मतलब कि पुराने वाले टेलीग्राम पर, तो जो बच्चे जुड़े थे उनके लिए मैं सॉरी करना चाहूँगी क्योंकि वो टेलीग्राम अकाउंट मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब जो न्यू अकाउंट बनाया उसका लिंक मैं डाल दूँगी, तो तुम जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैंने देखा था उसमें बच्चे जुड़े हुए थे। मैंने कुछ चीज़ें उसमें भी डाली थी, नोट्स वगैरह, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो टेलीग्राम डिलीट करना पड़ा एंड न्यू नंबर से मुझे खोलना पड़ा, ठीक है। नंबर चेंज होने की वजह से मुझे ये टेलीग्राम अकाउंट डिलीट करना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें दोबारा पर्सनली क्या बोलते हैं उसको, सेंड कर दूंगी लिंक। तो उसके बाद से उन्होंने रिज़ाइन जो चीज़ें की, रिज़ाइन के दौरान मेटर्निक एक बहुत अच्छा प्रोमेटिव रोल निभाते थे पॉलिटिक्स में, यूरोप के पॉलिटिक्स में। और इसी पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, मेटर्निक एरा कहते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। द पीरियड बिटवीन 1815 टू 1848 इज कंसिडर्ड टू बी मेटर्निक era. During his reign, Metternich played such a prominent role in the politics of Europe that this period is called Metternich era. क्लियर, इसको एकदम पढ़ लेना। आगे पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारे पास आगे कि What were the reason for the French Revolution of 1848? जो 1848 में फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ था उसके क्या कारण है, ये देखो बहुत लॉन्ग आंसर है, ठीक है। 2 मार्क्स में आएंगे, नहीं तो 3 मार्क्स में मैक्सिमम, बट 5 मार्क्स का ऐसा लगता है मुझे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट देखो कहाँ पूछा जाता है, तो ये पूछेगा, मेरे को ऐसे यकीन है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है कि क्या रीज़न था फ्रांस रिवोल्यूशन होने का 1847 में। तो फॉलोइंग आर रीज़न, ये लिख देना कि ये रीज़न थे, ऐसे हो सकते थे, तो इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो पहला रीज़न क्या था कि किंग नॉट मेकिंग रिफॉर्म्स इन एनी फील्ड, जो किंग थे वो रिफॉर्म्स नहीं बनाते थे कोई भी फील्ड में। द टीसार ऑफ रूस कुड नॉट मेक रिफॉर्म्स इन एनी फील्ड ड्यू टू विच एन इकोनॉमिक सिचुएशन वॉज क्रिएटेड एंड इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू विच अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड एवरीवेयर विच बिकम द कॉजेज ऑफ रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले कि बेरोजगारी, सिंपल सा बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। और यहाँ पे बात करते हैं अगर लाइन बाय लाइन की, जो टीचर्स थे रूस के, वो रिफॉर्म्स नहीं बना रहे थे कोई भी फील्ड में, और इसके कारण जो इकोनॉमिक सिचुएशन था, इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट होने लगा और वहाँ के इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद होना शुरू हो चुके थे। और इस कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट था पूरी जगह पे एवरीवेयर फैल चुका था, बेरोजगारी पूरी तरीके से फैल चुका था, और यही कारण था हमारे रिवोल्यूशन का, फ्रेंच रिवोल्यूशन का, क्लियर। पहला ये है। सेकेंड पढ़ते हैं, ठीक है, कि रिएक्शनेबल पॉलिसी बाय द किंग, जो किंग थे, राजा थे, वो किस तरीके की पॉलिसी, रिएक्शनेबल पॉलिसी बनाते थे उनके कारण। द किंग हैड ओन द कैपिटलिस्ट क्लास इन हिज फेवर एंड नो फैसिलिटी वर गिवन टू द सोशलिस्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सोशलिस्ट टर्न अगेंस्ट द किंग विच बिकम द कॉज ऑफ रिवोल्यूशन। तो जो किंग थे वो कैपिटलिस्ट क्लास के फेवर में थे, जिसके कोई फैसिलिटी या जो फैसिलिटी था ना सोशलिस्ट को नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या है कि जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट जो सामाजिक लोग थे, वो किसके खिलाफ हो गए, वो राजा के यानी किंग के खिलाफ हो गए, और ये भी एक कारण था रिवोल्यूशन होने का, ठीक है।
आगे बात करते हैं हम लोग सी नंबर। ओके, गीजो एक्सट्रीम रिएक्शन और पॉलिसी। गीजो के जो एक्सट्रीमली एक पॉलिसी निकला था, रिएक्शनेबल पॉलिसी, उसके बाद तो किंग फिलिप ने एक प्राइम मिनिस्टर बनाया था। किसको? तो गीजो को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। न्यू प्राइम मिनिस्टर जिसको गीजो ने एक इम्प्लाइड किया कि एक डेमोक्रेसी, न्यू डेमोक्रेसी को पॉसिबल जिस तरीके से हुआ, तो बनने के बाद उसने एक डेमोक्रेसी को इम्प्लेटेड किया। उसके कारण जो जनता थी गीजो के खिलाफ शुरू होने लगी, जिसको जो जनता को वो डेमोक्रेसी पसंद नहीं आना, और ये भी एक कारण था रिवोल्यूशन होने का, ठीक है, क्रांतिकारी होने का। तो यहाँ क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग डी नंबर, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की कमी है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये भी एक कारण है। अमॉन्ग द मेन रीजन फॉर द फ्रांस रिवोल्यूशन ऑफ 1848, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो अ मेजर रीजन फॉर द रिवोल्यूशन। जो इन सारे मेन रीजन में फ्रांस रिवोल्यूशन के 1848 में ये सारे रीजन थे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी, एक संगठन की कमी पॉलिटिकल पार्टीज में भी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है रिवोल्यूशन के लिए, ठीक है। देन आगे बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ हंग्री एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो जिस तरीके से भूख हड़ताल, भूखे लोग थे, उनकी समस्या और बेरोजगारी बढ़ रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था क्या रिवोल्यूशन का, फ्रेंच रिवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण। द किंग डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म्स इन हिज स्टेट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेब्लिशमेंट और हाउस एवरीवेयर विच बिकम द कॉज ऑफ रिवोल्यूशन। तो जो किंग था वो ऐसा नहीं था कि कहीं भी अपने रिफॉर्म्स को नहीं कर रहा था, अपने स्टेट में कर ही नहीं रहा था, ठीक है। उसके रिजल्ट में क्या सामने आया? बेरोजगारी और बुखार, ठीक है, बुखार सामने आया, मतलब जो लोग भूखे थे, ठीक है, और वो हर जगह फैल गया। इसी के ये भी एक कारण है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन आना। तो मैंने आंसर भी प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, आपको, और इस आंसर भी प्रोवाइड करा दिया, और इसके आंसर के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर को समझा दिया, क्वेश्चन को प्रोवाइड करा है, क्वेश्चन को भी समझा दिया कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा था कि मैक्सिमम यहाँ ये क्वेश्चन बनेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये नेशनलिज्म और यूरोप में के क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको देख लेना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो मैथ में, मतलब ऐसा होता है ना कि उसके लिए रेडी किया जा रहा है आप लोग को वीडियोस वगैरह, पीडीएफ वगैरह रेडी कर रहे, तो आप अपने हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाए, ताकि जो लास्ट मोमेंट अक्टूबर और नवंबर से हम लोग पूरी जी जान लगा देंगे आपके लिए पीवाईक्यूज वगैरह लाने में। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होने की ज़रूरत होगा, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइबर हमें एक मोटिवेशन की तरह लगता है, तो बस वही चाहिए, एक सब्सक्राइबर चाहिए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक मोटिवेशन की तरह में सब्सक्राइबर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कह रहे थे डाइट की, ये जो चीज़ें थी मैंने इसको आंसर के साथ समझा दिया आपको। आई होप कि कोई दिक्कत ना हो कि आप लोग को सब्जेक्टिव में नेशनलिज्म इन यूरोप, मैंने ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा दिया नेशनलिज्म इन यूरोप का। 1 सेकेंड, यहाँ दिखना था, हैंड आ गया, ओके, यहाँ देखो, ऑब्जेक्टिव भी मैंने क्लियर करा दिया नेशनलिज्म इन यूरोप, ओके, और सब्जेक्टिव भी क्लियर करा दिया। तो मैं होप करती हूँ कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सब्जेक्टिव में मैंने क्वेश्चन को समझाया, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, आंसर को, ठीक है। तो अब तो उम्मीद करते हो ना कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें आगे से। तो इतने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे जो आएंगे चैप्टर 2 वगैरह, तो उसको देखना पड़ेगा जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी का तो मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसका भी कर लेंगे। तो ये थोड़ा था कि स्कूल्स वगैरह या फ्लॉप में आपको नहीं मिल रहा होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना और माइंड में सेटअप करना, अच्छे से पढ़ो, शुरुआत में मेहनत करोगे, ताकि लास्ट में रात भर जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने भी जागा था, मतलब शुरुआत में जब मैंने नहीं मेहनत की थी, तो लास्ट में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जाग कर पढ़ी थी मैंने, जनवरी दिसंबर, ठीक है, ये 2-3 महीने मैंने आराम से पढ़े थे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ना करो। मेरे टाइम तो कोई गाइडेंस नहीं था कि ऐसा कि टीचर इंग्लिश मीडियम को होते ही नहीं है यार, मैक्सिमम बताते हैं। मैंने किस तरीके से ऑफलाइन कोचिंग की है, मैंने एक वीडियो में बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो अगर तुमने सुना होगा तो हो जान ही रहे होगे। तो आगे का तो तुम जानते ही हो। ये क्या हो गया? ओके, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना, और अपने फैमिली का ख्याल रखना, और मेरा भी ख्याल रखना, और मुझे दुआओं में याद रखना, ठीक है, कि दुआओं में याद रखना मुझे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, नेक्स्ट धमाकेदार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और चीज़, क्या हम एक क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट बनाए या नहीं, ये थोड़ा कमेंट में बताना कि मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि एक वेबसाइट होना चाहिए हमारा भी, ठीक है। तो वो वेबसाइट कब बनेगा, जब तुम लोग सपोर्ट करोगे तब ना। तो मैं अभी बात कर रही हूँ कुछ लोगों से, तो अगर तुम्हारा ओपिनियन के ऊपर मैं वेबसाइट बनाऊँगी, ठीक है। तो नीचे कमेंट में करके बता देना कि वेबसाइट बनाऊँ कि नहीं। ओके, वेबसाइट के लिए कमेंट कर देना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वेबसाइट बनना चाहिए टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए, कितने यूट्यूब पे, बट वो वेबसाइट फ्री होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे जितने बच्चे अवेलेबल होंगे साथ कहीं नहीं होंगे, तो यूट्यूब पे ही ऐसे लाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय माय क्यूटीज।